बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिसर्च प्रोजेक्ट स्केच के फर्स्ट 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया था, उनकी फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया था कि उनके अंदर क्या क्या लिखना है और किस तरह लिखना है, उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, उनका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक का फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ क्या रखना है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आप देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर लर्न की थी वो ये थी कि हमने अपना हर चैप्टर जो है वो नए पेज से स्टार्ट करना है। तो चूँकि यानी जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर एंड हो रहा है उसी जगह से सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं कर देना, उससे नए पेज से हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, ये चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 एक पेज के ऊपर आ रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 को नेक्स्ट पेज के ऊपर कैसे लेके जाना है। तो यहाँ पे हम चैप्टर से पहले हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के बाद ये पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक है, पेज ब्रेक पे क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली नए पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए नए पेज पे आ गया। ओके, हमने ये चीज़ कर ली। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा चैप्टर जो है उसका वो टाइटल केस में लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन है, फॉन्ट स्टाइल 14 और बोल्ड है। इस तरह रिसर्च का टॉपिक भी। ठीक है, उसके बाद ये है इसकी सब हेडिंग्स। सबसे पहले तो हमने इनको नंबर्स अलॉट करने हैं। चूँकि ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3.1 सब हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग का 3.1, सेकेंड के 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये है 3.9, यानी कि टोटल 9 सब हेडिंग्स हैं हमारी। इस तरह आपने चैप्टर 2 का भी 2.1, 2.2, 2.3 आगे सब हेडिंग के अंदर भी अगर कोई सब हेडिंग्स आ रहे हैं तो 3.1.1, 3.1.2 इस तरह, मतलब जिस सब हेडिंग की हेडिंग आ रही है उसके नंबर्स के हिसाब से आगे उसकी सब हेडिंग्स भी बनेगी, मज़ीद सब हेडिंग्स बनेगी अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, तो फ़िलहाल ये जो सब हेडिंग्स हैं इनका फ़ॉन्ट स्टाइल 12 होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और इनको बोल्ड होना चाहिए। लेकिन इनके अंदर पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखी जाएगी उसको हम बोल्ड नहीं रखेंगे। ठीक है, वो बोल्ड नहीं होनी चाहिए, वो सेंटेंस केस में होनी चाहिए और बोल्ड नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक्स सब हेडिंग्स हैं वो कैपिटलाइज ईच वर्ड उसको करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और ये होता है सेंटेंस केस, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। अगर उनके अंदर कोई नाउन आ रहा है, कोई इसम आ रहा है तो उसका फर्स्ट कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस जुमले के अंदर पाकिस्तान लिख देते हैं तो पाकिस्तान एक जगह का नाम है, नाउन है, इसम है। ठीक है, तो पाकिस्तान का पी बड़ा लिखा जाएगा। इसी तरह चलते हैं, चलें हम अब देख लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और रिसर्च डिज़ाइन को हम सैम्पल प्रोजेक्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे। चलें ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द स्टडी वाज डिज़ाइन टू डिटरमाइन द टीचिंग इफेक्टिवनेस, टीचिंग क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर उसने डिफाइन किया है कि ये डिज़ाइन क्यों तैयारी कर रही है, इसके अंदर उसकी क्या डिटर्मिनेशन है, क्या चीज़ वो करना चाह रही है। इसके अंदर वो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करनी, बस आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही बताना है कि हम इसलिए ये डिज़ाइन कर रहे हैं उनको गेट करने के लिए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ के सेकंड सेंटेंस के अंदर उसने क्या लिखा है, अ डिस्क्रिप्टिव सर्वे डिज़ाइन वाज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके अंदर उसने बताया कि कौन सा सर्वे डिज़ाइन या कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रही है। वो यूज़ कर रही है डिस्क्रिप्टिव सर्वे डिज़ाइन, यानी सर्वे यूज़ कर रही है, वो भी डिस्क्रिप्टिव। वाज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब आपने डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना, लाजमी नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव लिखो। आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं अगर आपका भी टॉपिक इस तरह इससे रिलेटेड है, इस तरह है। आपने अपने टॉपिक के हिसाब से डिज़ाइन चूज़ करना है। ये एक सिर्फ सैम्पल है। ठीक है, The first objective of the study was to know the role of effective teachers. Second objective was to know the components of effective teachers, and third is to know the qualities of effective teacher, and fourth is to know the relationship between teachers, effective teaching and students' achievement. So बस ये एक पैराग्राफ के अंदर उसने अपने रिसर्च डिज़ाइन को बता दिया है
जिसके अंदर मेन सेंटेंस तो यही है, और डिस्क्रिप्टिव सर्वे डिज़ाइन वाज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, लेकिन उसने थोड़ा सा इसको डिफाइन करके 5-6 लाइन्स के अंदर ऐड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को रिसर्च डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। सेकेंड चीज़ के अंदर जो है वो है रिसर्च मेथड। अब देख लेते हैं रिसर्च मेथड में क्या लिखा हुआ है। 3.2 पे रिसर्च मेथड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टेकन टू कलेक्ट द डेटा बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स टू नो टीचर इफेक्टिव टीचिंग एंड देयर इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यानी कि दो रिसर्च मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स कि उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन या इस तरह की चीज़ ली जाती है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर अपनी फाइंडिंग्स को शो किया जाता है और गेट किया जाता है। ठीक है, तो ये रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ कर रही है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इनकी आउटकम्स होंगे। इज टेकन टू कलेक्ट डेटा बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पे अलग से मेंशन करनी है, लेकिन इसके अंदर भी मेंशन कर दिया है उसने। उसके बाद थर्ड चीज़ है पॉपुलेशन। जैसा कि हम लोगों ने अपनी टॉपिक सिलेक्शन करते हुए हमने एक पॉपुलेशन को डिफाइन किया था, अब उस पॉपुलेशन को मज़ीद डिटेल के साथ यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, और वो चलें देखते हैं इस स्टूडेंट ने क्या किया है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, TSS हैदराबाद। टोटल ऑफ 266 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्कूल्स। अब देखिए, अगर हम इस स्टूडेंट की टॉपिक की बात करते हैं ना, इधर लिखा हुआ है, इधर ये मेंशन की हुई है द स्मार्ट स्कूल हैदराबाद, पॉपुलेशन मेंशन की हुई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे मेंशन करते हुए जस्ट अ मिनट, उसको मज़ीद डिटेल से बताया है कि इस स्कूल के अंदर से, इस पॉपुलेशन के अंदर से वो कितने स्टूडेंट्स को लेगी और किस किस ब्रांच से लेगी। ठीक है, उसने बोला है कि टोटल 266 स्टूडेंट्स, यानी उसकी पॉपुलेशन 266 स्टूडेंट्स होंगे इस स्कूल के 3 मुख्तलिफ कैंपसेस से। ठीक है, इस तरह आपने भी अपनी जो पॉपुलेशन है वो क्लियरली डिफाइन करनी है कि कितने लोगों से आप कितने लोग होंगे और उनका मतलब वेरिएबल क्या होगा। मतलब ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दो वेरिएबल्स थे ना, दोनों में से एक यूज़ कर रही है, स्टूडेंट्स यूज़ कर रही है। ठीक है, लेकिन डेटा जो है वो दूसरे वेरिएबल के बारे में भी कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 3.4 पे आ रहा है सैम्पलिंग टेक्निक। कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रही है। अब सिंपल ऊपर भी इसने मेंशन कर दिया था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, यहाँ पे भी अगेन मेंशन करिए। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सैम्पलिंग, इसको आप अगर लर्न करना चाहते हैं, स्टडी कर सकते हैं आप। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो आप अगर स्टडी कर लेंगे इसके रिलेटेड तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने टॉपिक के लिए कौन सी स्कीम यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे है 3.5 पे है सैम्पल साइज़। ठीक है, इसके अंदर मज़ीद क्लियरली उसने डिफाइन किया है कि टोटल 226 स्टूडेंट, टोटल ऑफ 266 स्टूडेंट्स वाज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ग्रेड 7 to 10 ऑफ 3 कैंपसेस ऑफ TSS। ठीक है, मतलब इसमें कोई ये रैंडमली इनको चूज़ किया गया है कि वो ग्रेड 7 से लेके 10 तक को के स्टूडेंट्स को लेंगी। ठीक है, इसके अंदर मतलब वो ग्रेड 1 से 5 तक, 5 से 8 तक या इस तरह भी ले सकते थे, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू उसने सिर्फ 7 to 10 से को लिया है, जो उसको बेटर लग रहा था कि उनसे वो डेटा अच्छे से कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, टोटल ऑफ 266 स्टूडेंट्स वाज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ग्रेड 7 to 10 ऑफ 3 कैंपसेस ऑफ TSS। टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 7, 110 फ्रॉम ग्रेड 8, 30 फ्रॉम grade 9 and 26 from grade 10. And then she mentioned campuses names: Fatima Nawaz campus, Oscary campus and GOR campus. ठीक है, ये हो गया सैम्पल साइज़, यानी कि जिस पॉपुलेशन को एज अ सैम्पल ले रही है, अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर रही है, उसका साइज़ क्या होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पायलट टेस्टिंग। चलें, इस चीज़ को मैं यहाँ से निकालने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ। ये हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर हमारी फर्स्ट मेथोडोलॉजी है, जो कि हमारी असाइनमेंट का टॉपिक है, डिज़ाइन, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक और सैम्पल साइज़। ये तो हमने अभी तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद बाकी जो उधर चीज़ें मेंशन हुई थी वो बाकी रिसर्च के लिए थी, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमें चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन
इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन। ठीक है, हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं आगे। ये है इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट टूल्स यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनर एनालिसिस, यानी किस जरिए से वो डेटा कलेक्ट करेगी। ठीक है, अगर वो सर्वे भी करती है तो सर्वे के थ्रू अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगी जिससे वो डेटा कलेक्ट करेगी। क्वेश्चनर यानी कि उसने क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनर फॉर्म यूज़ किया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए थे, उनके ऑप्शंस लिखे हुए थे। ठीक है, तो उनके जरिए उसने डेटा कलेक्ट किया। वाज द मेन डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट इन दिस रिसर्च सर्वे वी मेड सर्वे पेपर फॉर स्टूडेंट्स टू कलेक्ट डेटा ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को ग्रेड को कलेक्ट करते थे, परसेंटेज और उनके परसेंटेज को, एंड व्हाट दे थिंक और डिस्क्राइब देयर टीचर्स, यानी कि उनका रिजल्ट, परसेंटेज और उनकी राय लेते थे कि वो अपने टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं। इस बेस पे उन्होंने इस स्टूडेंट ने आगे जो अपने आउटकम्स जो हैं वो फाइंड किए हैं। इसके लिए क्वेश्चनर एनालिसिस उसने यूज़ किया है। अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है, प्लीज़ अटैच योर प्रपोज क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अप्रूवल, यानी कि अगर आप क्वेश्चनर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस आप लिखेंगे वो भी आपने इस असाइनमेंट के साथ लाजमी सबमिट करवाना है, ताकि आप अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवा सकें और उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग कर सकें, क्योंकि अगर आपका अप्रूव नहीं होगा तो फिर आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आपको इस स्टूडेंट का सैम्पल क्वेश्चनर आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, तो वो इस प्रोजेक्ट के एंड पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चलिए, ये है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के अंदर ये नीचे उसने अपना नाम वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 to 10, आई जोहा आगा डूइंग बैचलर्स डिग्री at यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस। You are requested to participate in a student survey as a part of research study. The purpose of the research is to know the effectiveness of teachers and academic achievements of students in TSS Hyderabad. The survey contains 38 questions and should take only 15 minutes of your time. Your participation in this study is completely voluntary. Your result will be completely confidential, so please be honest. We want to know what you think. Okay. जेंडर, सबसे पहला क्वेश्चन था जेंडर मेंशन करनी है, उसके बाद एज, उसके बाद क्लास, उसके बाद लास्ट ग्रेड, परसेंटेज, मदर टंग, लोकेलिटी रूरल और अर्बन, स्केल, स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 5, एग्री इज इक्वल टू 4, न्यूट्रल इज इक्वल टू 3, डिसएग्री इज इक्वल टू 2, स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसमें स्केल मेंशन किया हुआ है कि 5 चीज़ें होंगी। ठीक है, इन 5 चीज़ों में से एक को उसने आपने एक चीज़ को टिक मार्क करना है। ठीक है, फर्स्ट पे था कम्युनिकेशन। माय टीचर मेंटेन्स फेयर एंड फर्म डिसिप्लिन विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट, यानी ये फर्स्ट इसके आगे ब्लैंक को फिल किया गया है। माय टीचर मेंटेन्स फेयर एंड फर्म डिसिप्लिन विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट। अब स्टूडेंट ने इसके आगे मेंशन करना था स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री है, किसी एक के अंदर टिक मार्क करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। My teacher is flexible in accommodating for individual students' needs. My teacher listens and understands students' point of view. My teacher explains concepts clearly. My teacher always helps us set goals for our learning and track our progress. My teacher voice easily reach backbenchers. Okay, ये फर्स्ट था कम्युनिकेशन के रिलेटेड। सेकंड चीज़ है मैनेजमेंट। My teacher maintains enough classroom discipline so the class and I can learn. My teacher provides relaxed atmosphere in classroom. My teacher displays strict attitude towards class control. चलें, ये काफ़ी लंबे, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चनर किस तरह उसने क्रिएट किया है या आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक सैम्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप क्वेश्चनर चूज़ करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चनर जो है वो आपने सबमिट करवाना है इस असाइनमेंट के साथ अप्रूवल के लिए, ताकि आप डेटा कलेक्ट कर सकें। चलें, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सॉरी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल्स एंड आर क्वेश्चनर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, सॉरी मैं फाइंड कर लेती हूँ 3.8।
चलो इसने फाइंड आउट नहीं किया और यहाँ पे 3.8 है ही नहीं, यहाँ पे आ रहा है 3 डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, मैंने रॉन्ग सर्च की थी। ओके इसमें डेटा कलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन हमसे रिक्वायर किया गया है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल एंड क्वेश्चनर। अब इसके लिए मैंने अपने सुपरवाइजर से क्वेश्चन किया था, तो उनके आंसर के मुताबिक आप जो टूल सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना वैलिड है या कितना रिलायबल है अकॉर्डिंग टू ऑल रिसर्च विच ऑलरेडी टेकन, यानी कि जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनके मुताबिक उनके अंदर क्या चीज़ मेंशन की गई है कि ये कितना रिलायबल है या कितना कितने % वैलिडिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप अगर किसी आर्टिकल से हेल्प ले रहे हैं तो आपने उसमें देखना है कि ये इंस्ट्रूमेंट सेम उधर यूज़ हो रहा है, तो उधर जो कुछ लिखा होगा कि इतने %, फॉर एग्जाम्पल 3.7 या जितना भी उसका वो वैलिडिटी पॉइंट होगा, आपने सेम टू सेम इसके अंदर मेंशन कर देना है। उसके बाद है टाइम फ्रेम भी इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सैम्पल के अंदर मेंशन नहीं है। इट्स मीन्स कि आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम फ्रेम मेंशन करना चाहें कितने अर्से के अंदर हम अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करेंगे या डेटा कलेक्ट करेंगे या जो कुछ भी, तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको लीव कर दें, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको असाइनमेंट 4 की भी अंडरस्टैंडिंग होगी और इसके लिए आपने सैम्पल भी देख लिया है। अब नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। मैंने वैसे पहले तो एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने इसके अंदर किस तरह लिखना है। आपने अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी जो मेन टॉपिक्स हैं उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आपने सबका टाइम्स न्यू रोमन रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ मेन हेडिंग का 14 होगा, सब हेडिंग्स का 12 होगा, लेकिन वो बोल्ड होंगे। लेकिन जो पैराग्राफ्स हैं उनका सिर्फ 12 होगा और वो बोल्ड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।